नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक पार्ट 6 कंटिन्यू करती हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर नकारात्मकता उमड़ रही है, लेकिन इस ऊर्जा के मुझ पर हावी होने से पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया। द्वेष की इस आवाज़ को दबाने के लिए मैंने चिल्लाकर अपने दिमाग से कहा, ख़त्म करो, ख़त्म करो। बताने के लिए धन्यवाद। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। मैं मिस्टर मिलेनियर माइंड हैली बेरी के पैसे से द्वेष कर रहा था। मैंने इसे तत्काल पलट लिया और गला फाड़कर चिल्लाने लगा, शाबाश लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने उन्हें बहुत सस्ते में छोड़ दिया। तुम्हें तो $3 करोड़ मांगने चाहिए थे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम गजब की हो और इसकी हकदार भी हो। इसके बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा। इतने ज़्यादा पैसों की हैली की चाहत का कारण चाहे जो हो, समस्या वह नहीं थी, समस्या तो मैं था। याद रखें, मेरे विचारों से हैली की खुशी या दौलत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसने मेरी खुशी और दौलत पर फ़र्क पड़ता था। यह भी याद रखें कि राय और विचार अच्छे या बुरे, गलत या सही नहीं होते, लेकिन आपके दिमाग में दाखिल होने के बाद वे निश्चित रूप से आपकी खुशी और सफलता को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। जिस पल मैंने महसूस किया कि मुझ में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, मेरा निरीक्षण अलार्म बजने लगा। और जैसा मैंने खुद को प्रशिक्षित कर लिया है, मैंने तत्काल अपने मस्तिष्क की नकारात्मकता को ख़त्म कर दिया। अमीर बनने के लिए आपको परिपूर्ण या आदर्श बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यह जानने की ज़रूरत अवश्य है कि जब आपकी सोच आपको या दूसरों को सशक्त नहीं बना रही हो, तो तत्काल ज़्यादा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर लें। आप इस पुस्तक का जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, यह प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा तेज़ और आसान होगी। अगर आप मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेंगे तो आपकी प्रगति ज़बरदस्त ढंग से बढ़ जाएगी। मैं जानता हूं कि मैं मिलेनियर माइंड कोर्स का जिक्र बार बार कर रहा हूं, लेकिन मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें। मैं इस कोर्स की इतनी प्रशंसा नहीं करता अगर मैंने यह नहीं देखा होता कि लोगों के जीवन में इसके कितने ज़बरदस्त नतीजे मिले। अपनी उल्लेखनीय पुस्तक द 1 मिनट मिलेनियर में मेरे अच्छे दोस्त मार्क विक्टर हैंसन और रॉबर्ट एलन ने रसेल एच कानवेल की कहानी बताई है, जिसे 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले लिखी गई पुस्तक एकर्स ऑफ डायमंड्स, हीरों के खान से लिया गया है। मैं कहता हूँ कि आपको अमीर बनना चाहिए और अमीर बनना आपका कर्तव्य है। मेरे बहुत से धार्मिक भाई मुझसे कहते हैं, क्या तुम ईसाई पादरी होने के बावजूद देश भर में घूम कर नौजवानों को अमीर बनने और पैसा बनाने की सलाह देते हो? हाँ, जाहिर है मैं ऐसा करता हूँ। वे कहते हैं, क्या यह बुरी बात नहीं है? तुम लोगों को पैसा बनाने का उपदेश देने के बजाय बाइबल का प्रचार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ईमानदारी से पैसा बनाना बाइबल का प्रचार ही है। यही असल कारण है। अमीर लोग अपने समुदाय में सबसे ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आज रात को यहाँ कोई युवक कहता है, हमेशा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वह बेईमान, धोखेबाज, निंदनीय और ओछा होगा। मेरे दोस्त, तुम अमीरों के बारे में ऐसा सोचते हो, इसी कारण तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारी आस्था की नींव ही झूठी है। मुझे खुलकर कहने दें, अमेरिका के 100 अमीर लोगों में से 98 ईमानदार हैं, इसलिए वे अमीर हैं। इसलिए उन्हें पैसा भरोसे के साथ सौंपा गया है। इसलिए वे महान काम करते हैं और अपने हाथ बहुत से लोगों को काम देते हैं। एक और युवक कहता है, मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने बेईमानी से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। हाँ,
आपने सुना होगा और मैंने भी सुना है, लेकिन दरअसल उनकी संख्या इतनी कम है कि इतनी कम है, अखबार वाले खबर छापने के लिए उनके बारे में हर समय बात करते रहते हैं। जब तक कि आप यह नहीं सोचने लगते कि हर अमीर आदमी बेईमानी से अमीर बना है। मेरे दोस्त, तुम मुझे फिलाडेल्फिया के उपनगरीय इलाके में ले चलो और मेरा परिचय उन लोगों से कराओ जिन्होंने इस महान शहर में अपने मकान बनाए हैं। इतने सुंदर मकान जिनमें बगीचे और फूल हैं, इतने प्यारे भव्य मकान। अगर तुम मुझे उन इलाके में ले चलोगे तो मैं तुम्हारा परिचय सबसे अच्छे लोगों से करवाऊंगा, जो चरित्र में भी बेहतरीन होंगे और हमारे शहर के उद्यमता में भी। जो लोग अपने मकान के मालिक हैं वे इस वजह से ज़्यादा सम्माननीय, ईमानदार, पवित्र, सच्चे, मितव्ययी और विवेकी बन जाते हैं। हम मन से लोभ के खिलाफ उपदेश देते हैं और इतनी हिकारत से गंदा पैसा वाक्यांश बोलते हैं। धार्मिक लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा होना बुरी बात है। पैसा शक्ति है और इसे पाने के लिए आपको तार्किक रूप से महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आपको होना चाहिए, क्योंकि आप पैसा पाने के बाद जितनी भलाई कर सकते हैं उतनी इसके बिना नहीं कर सकते। पैसे से आपकी बाइबलें छपती हैं, पैसे से आपके चर्च बनते हैं, पैसा आपके मिशनरीज को भेजता है और पैसे से आपके उपदेशकों को भुगतान किया जाता है। मैं कहता हूँ आपके पास पैसा होना ही चाहिए। अगर आप ईमानदारी से दौलत हासिल कर सकें तो ऐसा करना आपका ईश्वरीय कर्तव्य है। यह सोचना इन धार्मिक लोगों की बहुत भयंकर गलती है कि धार्मिक होने के लिए आपको बहुत गरीब होना चाहिए। कानवेल के इस कथन में कई अच्छी बातें हैं। पहली बात तो यह कि अमीर लोगों में विश्वसनीय बनने की क्षमता होती है। अमीर बनने के लिए जितने भी गुण जरूरी हैं उनकी सूची में दूसरों का भरोसा पाना काफ़ी ऊपर होगा। ज़रा सोचें, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करेंगे जिस पर आप कम से कम कुछ हद तक भी भरोसा न कर सकें? किसी तरीके से नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप पर बहुत सारे लोग भरोसा करें, और इस बात की भी संभावना है कि बहुत से लोगों का भरोसा पाने के लिए आपको काफ़ी विश्वसनीय बनना होगा। अमीर बनने के लिए और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीरी कायम रखने के लिए किन गुणों की ज़रूरत होती है। बेशक इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में किसी काम में सफल होने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए, इन गुणों को आजमा कर देखें। सकारात्मक, विश्वसनीय, एकाग्रचित, संकल्पवान, लगनशील, मेहनती, ऊर्जावान, लोक व्यवहार में निपुण, योग संप्रेषक, थोड़ा बुद्धिमान और कम से कम एक क्षेत्र में विशेषज्ञ। कानवेल के उदाहरण में एक और रोचक बात है। बहुत सारे लोगों को यह यकीन करने के लिए कंडीशन किया गया है कि आप एक साथ अमीर और अच्छे या अमीर और आध्यात्मिक नहीं बन सकते। मैं भी पहले इसी तरीके से सोचता था। बहुत से लोगों की तरह ही मुझे भी दोस्तों, शिक्षकों, मीडिया और बाकी समाज ने बताया था कि अमीर लोग बुरे होते हैं क्योंकि वे लोभी होते हैं। एक बार फिर यह बकवास निकला। असली दुनिया के अनुभव में मैंने पाया है कि यह पुराना मिथक झूठा है और डर पर आधारित है। मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूँ वे बहुत अच्छे भी हैं। जब मैं सैन डिएगो में रहने आया तो हमने शहर के एक अमीर इलाके में मकान लिया। हमें उस मकान और इलाके की सुंदरता पसंद आई थी, लेकिन मैं थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था और मुझे लगता था कि मैं इतनी ऊंची सोसाइटी में फिट नहीं होता हूँ। मेरी योजना यह थी कि मैं अपने काम से काम रखूं और इन घमंडी और अमीर लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने से बचूंगा। बहरहाल जैसा ब्रह्मांड का इरादा था, मेरे 5 और 7 साल के बच्चों ने उस इलाके के बच्चों से दोस्ती कर ली और जल्दी ही मैं अपने बच्चों को उन महलों में खेलने के लिए छोड़ने जाने लगा। मुझे याद है
मैं लकड़ी के कम से कम 20 फुट ऊंचे बेहतरीन नक्काशी वाले दरवाजे को खटखटा रहा था। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और बहुत दोस्ताना आवाज़ में कहा, हार्व आप कैसे? आपसे मिलकर खुशी हुई, अंदर आइए ना। मैं थोड़ा चकरा गया जब उन्होंने मुझे आइस्ड टी और फलों की प्लेट थमा दी। मेरा संकालू मस्तिष्क बार बार पूछता रहा, पेंच क्या है? फिर उस महिला का पति वहाँ आ गया जो अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में खेल रहा था। उसने और भी दोस्ताना अंदाज में कहा, हारू हमें बहुत खुशी है कि आप इस इलाके में रहने आए। आपको आज रात को हमारी पार्टी में अपने पूरे परिवार के साथ आना ही है। हम सबसे आपका परिचय करवा देंगे और हम जवाब में ना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे क्या आप गोल्फ खेलते हैं? मैं कल क्लब में खेलने जा रहा हूँ। आप मेरे मेहमान के रूप में क्यों नहीं चलते? अब तक मैं सदमे में आ चुका था। वे घमंडी लोग कहाँ थे जिनके मिलने का मुझे यकीन था? मैंने घर लौटकर पत्नी को बताया कि हम पार्टी में जा रहे हैं। ओह, उसने कहा, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? देखो प्रिय, तुम समझती नहीं हो। मैंने कहा, वे लोग बहुत अच्छे और अनौपचारिक हैं। तुम तो बस जैसी हो अच्छी लगोगी। हम उस शाम को पार्टी में गए और वहाँ हमें बहुत गर्मजोशी, दयालु, उदार और स्नेही लोग मिले। एक बिंदु पर बातचीत पर परोपकारी मुहिम की ओर मुड़ गई जिसकी अध्यक्षता एक मेहमान कर रही थी। एक के बाद एक चेकबुक बाहर निकलने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं दरअसल यह देख रहा था कि लोग उस महिला को पैसे देने के लिए लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन हर चेक के साथ एक शर्त थी। शर्त यह थी कि इस मामले में आदान प्रदान होना चाहिए और वह महिला दान देने वाले की परोपकारी संस्था में भी दान देगी। जी हाँ, वहाँ मौजूद हर शख्स किसी न किसी परोपकारी संस्था का अध्यक्ष या प्रमुख व्यक्ति था। जिस दंपति ने हमें पार्टी में आमंत्रित किया था वे कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े थे। दरअसल वे हर साल चिल्ड्रन हॉस्पिटल फंड में शहर के सबसे बड़े दानदाता बनने के अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहते थे। वे न सिर्फ खुद लाखों डॉलर दान देते थे बल्कि हर साल चैरिटी डिनर आयोजित करते थे जिसमें लाखों डॉलर और जुट जाते थे। इसके अलावा वेरिकोज वेन सिराओं के एक डॉक्टर भी थे। हम उनके परिवार के भी करीब आ गए। वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक थे और ढेर सारी दौलत कमाते थे। वे हर ऑपरेशन के 5,000 से 10,000 डॉलर तक लेते थे और हर दिन 4-5 ऑपरेशन करते थे। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर मंगलवार को निःशुल्क दिन था जब वे शहर के उन लोगों के ऑपरेशन करते थे जो इतनी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते थे। मंगलवार को वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करते थे और 10 ऑपरेशन करते थे, सब मुफ्त में। इसके अलावा वे अपने संगठन के अध्यक्ष भी थे जिसका मिशन दूसरे डॉक्टरों को भी निःशुल्क दिवस आयोजित करने के लिए प्रेरित करना था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह देखकर मेरी आंखें खुल गईं। अमीर लोग लोभी और घमंडी होते हैं। मेरी कंडीशनिंग की पुरानी धारणा हकीकत की रोशनी में कफूर हो गई। अब मैं जानता हूँ कि इसका उल्टा सच है। मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूँ वे सब बहुत अच्छे हैं, वे बहुत उदार भी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग अमीर नहीं वे अच्छे या उदार नहीं होते, लेकिन मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ कि सभी अमीर लोगों को बुरा मानना अज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों से द्वेष रखना कड़के बने रहने का अचूक उपाय है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और इस या उस आदत को छोड़ने के लिए हमें अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। द्वेष रखने के बजाय मैं चाहता हूँ कि आप अमीर लोगों को आशीष देने, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने का अभ्यास करें।
इस तरह अचेतन रूप से आप जान जाते हैं कि आपके अमीर बनने के बाद दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको आशीष देंगे और आपसे प्रेम करेंगे, बजाय इसके कि वे आपसे द्वेष रखेंगे जिस तरह आप अभी रखते हैं। मैंने हवाई इलाके के प्राचीन हुनर प्रदर्शन से एक बुद्धिमानी की बात सीखी है। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। अगर आप किसी का सुंदर मकान देखें तो उस व्यक्ति और मकान दोनों को आशीष दें। अगर आप किसी की सुंदर कार देखें तो उस व्यक्ति और कार दोनों को आशीष दें। अगर आप किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखें तो उस व्यक्ति और उस परिवार को आशीष दें। अगर आप किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखें तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दें। दौलत का सिद्धांत, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसे आशीष दें। सबक यह है कि अगर आप किसी भी तरह, प्रकार या आकार में लोगों की चीज़ों से द्वेष रखते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। चेतावनी, अगर आप खुली सनरूफ वाली शानदार काली जगुआर में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस पर बियर कैन न फेंकें। घोषणाएं, दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ, मैं अमीर लोगों से प्यार करता हूँ और मैं भी उन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। हुनर दर्शन का अभ्यास करें। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। पत्रिकाओं में या घूमते घामते हुए समंदर, सुंदर मकानों और शानदार कारों को देखें। सफल व्यवसायों के बारे में पढ़ें। आप जिस चीज़ को भी पसंद करते हो उसे आशीष दें और उसके मालिक को भी आशीष दें। किसी क्षेत्र के बहुत सफल व्यक्ति को जिसे आप जानते हो, ज़रूरी नहीं कि व्यक्तिगत रूप से जानते हो, छोटा पत्र या ईमेल लिखकर बताएं कि उसकी उपलब्धियों के लिए आप उसकी कितनी प्रशंसा और आदर करते हैं। दौलत की फाइल 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणापुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मॉडलिंग या अनुसरण ही वह मूलभूत तरीका है जिससे लोग सीखते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण अब उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट है जिसे का वे अनुसरण कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करना? सफलता के आजमाए हुए अचूक तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, बशर्ते वह उन पर अमल करें। दौलत बनाने का सबसे तेज़ और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनके अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। इसमें पूरी समझदारी दिखती है। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें और उनकी जैसी मानसिकता रख सकें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। मैंने यही किया था और यह पूरी पुस्तक इसी बारे में है। अमीरों के विपरीत जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने इस तरह के लोगों को जानते हैं? आप में से कितने इस तरह के पारिवारिक सदस्यों को जानते हैं? सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं? जब भी मेरा परिचय किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कराया जाता है तो मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का तरीका खोजता हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि वह कैसा सोचता है।
मैं उससे संपर्कों का आदान प्रदान करता हूँ और अगर हम में अन्य समानताएं हों तो उसके साथ व्यक्तिगत दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर आप सोचते हैं कि अमीर लोगों के साथ दोस्ती करके मैं कुछ गलत करता हूँ तो शायद आपके हिसाब से मुझे कड़के दोस्त चुनने चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। ऊर्जा संक्रामक होती है और नकारात्मक ऊर्जा पाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ समय पहले मैं रेडियो पर इंटरव्यू दे रहा था और एक महिला ने फ़ोन करके एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अगर मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति बिल्कुल नकारात्मक है तो मैं क्या करूँ? क्या उसे छोड़ दूँ या फिर उसे बदलने की कोशिश करूँ? मैं क्या करूँ? अपने कोर्सों में सिखाते समय मैं सवाल हफ्ते में कम से कम 100 बार सुनता हूँ। लगभग हर व्यक्ति यही सवाल पूछता है। अगर मेरे सबसे करीबी लोग ही व्यक्तिगत विकास नहीं कर रहे हों और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे नीचा दिखा रहे हों तो क्या किया जाए? यहाँ पर वही जवाब दिया जा रहा है जो मैंने फ़ोन करने वाली महिला को दिया था और जो मैं अपने कोर्स में लोगों को देता हूँ। पहली बार नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत न उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने, फिर शायद और मैं शायद पर जोर देता हूँ। वे आप में रोशनी देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है। जब आसपास प्रकाश हो तो लोगों को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें बता दें। दूसरी बात, एक और सिद्धांत याद रखें जिसे हम अपनी विज़ार्ड ट्रेनिंग में सिखाते हैं। यह कोर्स शांत केंद्रित और संतुलित रहकर मनचाही चीज़ों को साकार करने के बारे में है। इसका सूत्र वाक्य है, हर चीज़ किसी कारण से होती है और वह कारण मेरी मदद के लिए है। हाँ, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों के बीच सकारात्मक तथा सचेतन रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यही तो आपका इम्तिहान है। जिस तरह फौलाद आग में तपकर कठोर बनता है, उसी तरह अगर आप आसपास मौजूद संकालु और आलोचनात्मक लोगों के बीच भी अपने जीवन मूल्यों के प्रति सच्चे रह सकें तो आप ज़्यादा तेज़ी और शक्ति से विकास करेंगे। यह भी याद रखें, किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। याद करें, इस पुस्तक के खंड 1 में हमने इस बारे में चर्चा की थी कि आम तौर पर हम किस तरह अपने एक या दोनों अभिभावकों के अनुरूप या विपरीत होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस तरह उनके कार्यों को देखा है। मैं चाहता हूं कि आज से आप नकारात्मक लोगों को देखकर यह याद कर लिया करें कि आपको कैसा नहीं बनना है। वे जितने ज़्यादा नकारात्मक होंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद आएगा कि उनकी तरह बनना कितना बुरा है। मैं आपको यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आप उन्हें यह बात बता दें, बस मन में सोच लें। उनके वर्तमान स्वरूप की आलोचना ना करें, क्योंकि अगर आप उनके द्वेष निकालते हैं, आलोचना करते हैं और उन्हें उनकी औकात या उनके कामों की मूर्खता बता देते हैं तो आप उनसे बेहतर नहीं हैं। बुरे से बुरा यह है कि अगर आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हो, अगर यह आपको उस बिंदु तक नीचे ले जाए कि आप विकास ही ना कर सकते हो, तो आपको इस बारे में कुछ साहसिक निर्णय लेने होंगे कि आप कौन हैं और आप अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। मैं आपको जल्दबाजी में कोई
निर्णय लेने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहूँगा जो नकारात्मक हो और व्यक्तिगत, आध्यात्मिक या वित्तीय स्तर पर सीखने तथा विकास करने की मेरी इच्छा को दबाए। मैं खुद के साथ ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना और अपने जीवन का सम्मान करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुखी तथा सफल बनने का हकदार हूँ। मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि दुनिया में 6.3 बिलियन लोग रहते हैं और मैं नकारात्मक व्यक्तियों के बोझ को क्यों सहन करूं? या तो वे ऊपर आते हैं या फिर मैं दूर चला जाता हूं। एक बार फिर कहूँगा, ऊर्जा संक्रामक होती है। या तो आप लोगों के प्रति करते हैं या फिर आप उन्हें संक्रमित करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। या तो लोग आपको प्रेरित करते हैं या फिर संक्रमित करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति को खसरा है तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे भी खसरा हो जाए। देखिए, मैं नकारात्मक चिंतन को मानसिक खसरे जैसा ही मानता हूँ। खुजली के बजाय इसमें शिकायतें होती हैं, चकत्ते के बजाय आलोचना होती हैं, दर्द के बजाय कुंठा होती है। अब क्या आप सचमुच ऐसे लोगों के करीब रहना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं है आपने यह कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों की आमदनी अपने सबसे करीबी दोस्तों की औसत आमदनी के 20% के भीतर होती है? इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बात पर सतर्क निगाह रखें कि आप किन के साथ रहते हैं और उन्हें सावधानी से चुनें। मेरा अनुभव यह है कि अमीर लोग सिर्फ गोल खेलने के लिए ही कंट्री क्लब के सदस्य नहीं बनते, वे तो दूसरे अमीर और सफल लोगों से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। एक और कहावत है, आप क्या जानते हैं? यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसे जानते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ ना तैरें। मैं सिर्फ सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ और उतनी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूँ। मैं खुद को विषैली स्थितियों से दूर रखने का भी ध्यान रखता हूँ। मैं खुद को जहरीली ऊर्जा से संक्रमित नहीं करना चाहता। बहस, गपशप, पीठ पीछे होने वाली आलोचना को मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ। मैं इसमें चिंतनहीन टीवी देखने को भी शामिल करता हूँ, जब तक कि आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए न देख रहे हों। चिंता की बात तो तब है जब टीवी मनोरंजन का एकमात्र साधन बन जाए। मैं टीवी पर आमतौर पर मैच देखता हूँ। पहली बात, मैं माहिर लोगों को काम करते हुए या इस मामले में कहें कि खेलते देखना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मुझे मैच के बाद के इंटरव्यू सुनने में मज़ा आता है। मुझे चैंपियन की मानसिकता सुनना अच्छा लगता है। किसी खेल की बड़ी लीग में पहुंचने वाला हर खिलाड़ी मेरी निगाह में एक चैंपियन है। उस स्तर के हर खिलाड़ी ने वहां पहुंचने के लिए लाखों अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा, जिससे उनमें से हर एक मेरे लिए अद्भुत बन जाता है। मैं जीतने के बाद का उनका नज़रिया सुनना पसंद करता हूँ। यह पूरी टीम का बहुत शानदार प्रयास था। हमने अच्छा काम किया, लेकिन हमें अब भी कुछ सुधार करने हैं। इससे यह साबित होता है कि मेहनत काम आती है। मैं पराजित होने के बाद के उनके नज़रिए को सुनना भी पसंद करता हूँ। यह सिर्फ एक मैच था, हम फिर लौट कर आएंगे। हम इसके बारे में भूल जाएंगे और अगले मैच पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लौटकर इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम कहाँ बेहतर काम कर सकते हैं और फिर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। 2004 के ओलंपिक खेलों में कनाडा की पर्टिटा फेल्सियन
उस वक्त 100 मीटर बाधा दौड़ की विश्व चैंपियन थी और उन्हें स्वर्ण पदक का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। अंतिम बाधा दौड़ में वे पहली बाधा से टकरा गईं और बुरी तरह गिर गईं। वे दौड़ पूरी नहीं कर पाईं। जब वे वहां पड़ी थीं तो बुरी तरह विचलित थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पिछले 4 साल से हर दिन 6 घंटे इसी पल की तैयारी की थी। अगली सुबह मैंने उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी। काश मैंने उसे टेप कर लिया होता। उनके दृष्टिकोण को सुनना अद्भुत था। उन्होंने इस तरह की बात कही थी, मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं इसका सकारात्मक इस्तेमाल करूंगी। मैं अब अगले 4 सालों तक और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूंगी और ज़्यादा मेहनत करूंगी। कौन जाने अगर मैं जीत जाती तो मेरा रास्ता क्या होता। शायद इससे मेरी इच्छा की धार कुंद हो जाती। मैं नहीं जानती कि क्या होता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं जीत के लिए पहले से ज़्यादा भूखी हूँ। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर लौटूंगी। जब मैंने उन्हें बोलते सुना तो मैं वाह के सिवा कुछ न कह सका। आप चैंपियनों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं। क्यों? यह आरामदेह होने का मामला है। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों के साथ आरामदेह रहते हैं। वे खुद को उनके साथ रहने के काबिल मानते हैं। गरीब लोग बेहद सफल लोगों के साथ असहज रहते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा या उन्हें महसूस होता है कि वे उनकी श्रेणी के नहीं हैं। खुद की रक्षा के लिए उनका अहम दूसरों के दोष खोजता है और आलोचना करने लगता है। थैंक यू सो मच।